एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आप सब जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इकोनॉमी की 72% पॉपुलेशन डिपेंड किस पे थी? एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर वाज द मेन एंड प्राइमरी ऑक्यूपेशन, और वो भी बैकवर्ड था। तो क्यों बैकवर्ड था वो हम देखेंगे, रीजंस उसके ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस फॉलोइंग आर द फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे पहला फीचर है वेज बिटवीन ऑनर्स ऑफ सॉइल एंड द टिलर्स ऑफ द सॉइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना है। वेज मतलब क्या होता है? बेसिकली वेज मतलब होता है बहुत ज्यादा गैप होना। टिलर्स ऑफ सॉइल, ऑनर्स ऑफ सॉइल, इनके आपस में नहीं बनती थी, कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयां बहुत होती थी, बहुत वेज था, बहुत गैप था। वो क्यों था सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहली बात, ऑनर्स कौन है? जिनका लैंड है, जिनकी लैंड होल्डिंग्स है। टिलर्स कौन है? फार्मर्स हैं जो किराए पे काम करते हैं। टिलर्स कौन है? किराएदार, किराए वाले फार्मर्स, अपना लैंड नहीं है जिनका। ऑनर्स कौन? जिनका लैंड अपना है, जो किराए पे रखा हुआ है जिनको, वो टिलर्स कहलाते हैं। तो टिलर्स तो फार्मिंग कर रहे हैं, ऑनर्स उनको लैंड दे रहे हैं। अब एक बात बताओ, ऑनर्स तो जैसा चाहेंगे वैसा करना पड़ता था टिलर्स को। जैसा ऑनर बोलेगा वैसा फार्मर करेगा। फार्मर्स के पास कुछ नहीं बचेगा, ऑनर कमा जाएगा। ऑनरशिप के राइट्स फार्मर्स के पास नहीं थे। लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, उनके पास थे। उन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया किसको? फार्मर्स। ज्यादातर स्मॉल और मार्जिनल जो फार्मर्स थे, वो लैंड की कमी होती थी, लैंड होता ही नहीं था, छोटा लैंड होता था, उनको एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा सहनी पड़ती थी। कैसे? चलिए देखते हैं। एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज was characterized by a gulf मतलब गैप between owners of soil and the tillers of soil। टिलर्स कौन है? लैंडलेस लेबरर्स, जिनके पास लैंड नहीं है, किराए पे काम करते हैं। ऑनर्स कौन है? ऑनर्स क्या करते थे? ऑनर्स का काम था फार्मर्स को बोलना, भैया आप क्रॉप करो, जो भी क्रॉप होएगी वो सारी मुझे दे दो। लेकिन जो ऑनर्स थे ना, वो कॉस्ट शेयर नहीं करते थे। जो खर्चा हो रहा है वो शेयर नहीं कर रहे, लेकिन आउटपुट में शेयर ले रहे हैं। ये क्या बात हुई? ऐसा क्यों? क्योंकि जो फार्मर्स थे, लैंडलेस फार्मर्स थे, उन्होंने, उनके एंसेस्टर्स ने उन लैंडलॉर्ड से लोन लिया होता था। अब लोन तो चुकाना है, लोन चुका नहीं पाते थे, सारे आउटपुट उनको दे देते थे। आउटपुट सारी उनको नहीं थी, बचा क्या? कुछ भी। अपनी 2 टाइम की मील भी उनको नहीं मिल पाती थी, जो फार्मर्स होते, टेलर्स होते थे। सुनना ध्यान से। ऑनर्स क्या करते थे? शेयर द आउटपुट, but they hardly shared the cost. They were merely interested in maximizing their wealth. Rental income, उनको रेंट से मतलब था। आउटपुट भी ले ली, रेंट भी ले लिया। The tillers of the soil were merely given enough for subsistence। सिर्फ 2 टाइम का खाना मिल जाए वही बहुत है। अब सोच लो एग्रीकल्चर कैसा था। टिलर्स की एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा थी, हम बोल सकते हैं कि वेज था। टिलर्स जमीन पे, ऑनर्स आसमान। दिस इज द वेज। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है एग्रीकल्चर का। हम क्या पढ़ रहे हैं? एग्रीकल्चर के फीचर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला फीचर था वेज बिटवीन ऑनर्स ऑफ सॉइल एंड द टिलर्स ऑफ सॉइल। क्या लिखेंगे इसमें आप? कि टिलर्स को एक्सप्लॉइट बहुत ज्यादा किया जाता था। एक्सप्लॉइट कौन करता था? ऑनर्स, जिनके पास बड़ी जमीन होती थी। नेक्स्ट इज स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेटेड होल्डिंग। बेटा स्मॉल मतलब क्या होता है? छोटा। फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है? टुकड़ों में। जो लैंड था ना, वो छोटा भी था और अलग अलग जगह पे टुकड़ों में बटा हुआ था। एक फार्मर है, उसका एक लैंड यहाँ पे, एक लैंड वहां पे, वो भी छोटा छोटा। एग्रीकल्चर कैसे होगा? एग्रीकल्चर होता है बड़े पीस ऑफ लैंड पे। अच्छा, ये पॉसिबल नहीं होता था। लैंड होल्डिंग जो थी वो एक तो स्मॉल भी थी और टुकड़ों में बटी हुई थी। इस वजह से एग्रीकल्चर अच्छा नहीं हो पाता था, अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स थी। उसकी वजह से क्या होता था? आउटपुट बहुत कम आती थी, खर्चा बहुत ज्यादा आता था। ये आपका फीचर है एग्रीकल्चर का उस समय पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझने वाला पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। ऑब्वियसली बात है बेटा, जिसका रूल चल रहा है, जिसकी सरकार है, जिसका राज है, वही सब कुछ डिसाइड करेगा ना करना क्या है। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या रूल कर सकता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या राज होगा ब्रिटिश का? क्या रेवेन्यू सेट होगी? सुनिए, सोचिए, आपको बताता हूं, सुनना ध्यान से। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया introduced a unique system of land revenue. It is set up a
triangular relationship among the government, owner of the soil and the tiller of soil. This was popularly known as zamindari system of land revenue. बेटा अगर आपसे पूछा जाए जमींदारी सिस्टम किसने शुरू किया, आप क्या बोलेंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगर पूछा जाए होता क्या है जमींदारी सिस्टम, हमने ऐसा क्यों बोला ट्रायंगुलर रिलेशनशिप मेंटेन करती है? व्हाट इज ट्रायंगुलर रिलेशनशिप? मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं समझाता हूं आपको। एक है जमींदार जिसके पास लैंड है, बहुत सारा लैंड है। ये कौन है? जमींदार। नाम से समझ में आता है जमींदार मतलब उसका जमीन है, बहुत सारा लैंड है। एक है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तीसरे हैं हमारे टिलर्स यानी कि फार्मर्स, टिलर्स या फिर फार्मर्स। अब मेरी बात समझना, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोलती है, जमींदार्स क्या बोलते हैं? जमींदार्स बोलते हैं हमें मतलब है प्रॉफिट से, हमें चाहिए रेवेन्यू, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, और हमारे लिए जो इनकम का सोर्स है वो है फार्मर। हमारी जमीन पे फार्मिंग कौन करता है? फार्मर्स करते हैं, जिनके पास लैंड नहीं है। हम उनसे जितना चाहे उतनी रेवेन्यू निकलवा सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। ऑब्वियस जमींदार का काम यही होता है, एक्सप्लॉइट करना। किसको? फार्मर्स को। उनके पास लैंड नहीं है, दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती फार्मर्स को। तो जमींदार चाहते थे कि हमें प्रॉफिट मिलता रहे, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट हम करते रहे, हमें मना ना करे कोई। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस गवर्नमेंट के अंडर कुछ चल रहा हो गवर्नमेंट मना ना करे? ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था। ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती थी आपको फायदा हो रहा है, हमें भी तो होना चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला कि एक काम करते हैं, आप जितना चाहे फार्मर को एक्सप्लॉइट करो, आप जितना चाहे फार्मर से रेंट एक्सट्रैक्ट करो, आउटपुट लो, उनसे पैसे लो, जो मर्जी करो, लेकिन हमें कुछ फिक्स्ड अमाउंट देते रहो, फिक्स्ड सम देते रहो। अब अगर मान लीजिए जमींदार फार्मर से पैसे लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, और गवर्नमेंट को फिक्स्ड अमाउंट दे दिया, आप इसमें खुश रहो, जो करना है हमें करने दो, तो आप सोचो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या मना करेगी? उनको पैसे आ रहे हैं हमेशा, परमानेंट इनकम का सोर्स बन गया जमींदार। तो ऐसे तीन लोगों का रिलेशनशिप बन गया। फार्मर्स बेचारे मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, आउटपुट ग्रो कर रहे हैं, और सारा पैसा कौन ले जा रहा है? जमींदार। जमींदार उस सारे पैसे में से थोड़ा सा हिस्सा फिक्स्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी खुश, जमींदार भी खुश। एक्सप्लॉइट कौन हो रहा है? फार्मर। परेशान कौन हो रहा है? फार्मर। नुकसान किसका हो रहा है? फार्मर, टिलर्स का। इसे बोलते थे जमींदारी सिस्टम। क्या अच्छा सिस्टम था ये? नहीं। इंडिया में जब इंडिपेंडेंस मिल गई इंडिया, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा इसको खत्म करने का, और आज खत्म कर भी चुकी है बहुत जगह से, ताकि फार्मर्स एक्सप्लॉइट ना हो। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत सिंपल भाषा में समझाया आपको, सुनना ध्यान से कि होता क्या है जमींदारी सिस्टम। जमींदार कौन है? परमानेंट ऑनर ऑफ द सॉइल। सॉइल मतलब लैंड के जो ऑनर्स हैं वो जमींदार हैं, परमानेंट। जमींदार वर टू पे अ फिक्स सम टू द गवर्नमेंट एज लैंड। कौन सी गवर्नमेंट? ब्रिटिश गवर्नमेंट। जमींदार ब्रिटिश गवर्नमेंट को फिक्स्ड अमाउंट देते थे। जमींदार्स वर फ्री, अब वो फ्री हो गए, गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी, टू एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सॉइल। जितना चाहे उतना फार्मर से खींच लो आप, हम मना नहीं करेंगे आपको, हमें फिक्स सम देते रहो। देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसी थी, जमींदार्स कैसे थे। नुकसान किसका हुआ? छोटे फार्मर्स का। इस वजह से नुकसान किसका हुआ? फार्मर्स का। बैकवर्डनेस ऑफ टिलर्स मतलब कि जो फार्मर्स थे लैंडलेस, दे हैड नो मींस एंड लिटिल इंटरेस्ट इन इंप्रूविंग एग्रीकल्चर। उनके पास साधन, सोर्स नहीं बचे। मींस मतलब रिसोर्सेस, ना रिसोर्स बचे ना इंटरेस्ट था। रिसोर्स में इंटरेस्ट कहां से आएगा? वो इंप्रूव नहीं कर पाए एग्रीकल्चर को। जमींदार्स ऑन द अदर हैंड लेड अ लेविश लाइफस्टाइल, बहुत अच्छी लिविंग उन्होंने ली, अच्छा लाइफस्टाइल उनको मिला, एंड स्पेंट ऑल देयर रेवेन्यू इनकम ऑन लग्जरी ऑफ लाइफ। गाड़ियां, बंगले, घर, जमीन सब होता था उनके पास। इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाज टोटली निग्लेक्टेड। जमींदार चाहते एग्रीकल्चर डेवलप कर सकते थे, लेकिन उनको पैसों से मतलब था। ये था जमींदारी सिस्टम।
लैंड रेवेन्यू किसके हाथ में था? अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला मैं फिक्स सम दूंगा, उसके बाद आप फार्मर से लेते रहो। समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम नाम देंगे जमींदारी सिस्टम, इस पॉइंट को नाम दे सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर का एक और फीचर है फोर्स्ड एग्रीकल्चर कमर्शियलाइजेशन। मेरी बात समझना ध्यान से। ब्रिटिश का काम था इंडिया से रॉ मटेरियल लेना और अपनी इंडस्ट्रीज में यूज करना। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती थी, ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर तो होता है, बेसिकली इंडियन फार्मर जो है वो फूड ग्रेन्स ग्रो करते हैं, व्हीट, राइस, बाजरा, ज्वार, ये सब ग्रो करते हैं। पर ब्रिटिशर्स चाहते थे फार्मर्स ये सब ग्रो ना करें। फिर क्या ग्रो करें? फार्मर्स वो ग्रो करें जो हम चाहते हैं। अब ब्रिटिशर्स क्या चाहते हैं? उनकी इंडस्ट्री में यूज होता था इंडिगो, नील, कलर करने के लिए, ब्लीच करने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलते थी इंडियन फार्मर्स को आप इंडिगो उगाओ, हमें बेचो और पैसे कमाओ, लालच दिया। लेकिन फार्मर्स जो थे, इंडियन फार्मर्स समझदार थे, उन्होंने सोचा कि अगर हम इंडिगो उगाएंगे तो हम खाएंगे कहां से, हम फूड कहां से लेके आएंगे, व्हीट, राइस, बाजरा खरीदेंगे कैसे, पैसे तो हमारे पास होते नहीं, हम गरीब लोग। तो बहुत सारे फार्मर जिन्होंने दिमाग लगाया उन्होंने इंडिगो नहीं उगाया। लेकिन जिनको पैसे की लालच आ गई, जिन्होंने बिजनेस फॉर्म करना चाहा, कुछ इंटरेस्ट भी था और स्किल्स भी थी, उन्होंने किया भी, इंडिगो उगाया, ब्रिटिशर्स को दिया। तो बेसिकली कमर्शलाइजेशन यानी कि बिजनेस के लिए एग्रीकल्चर करना फार्मर ने खुद नहीं किया, ब्रिटिशर्स ने उनको फोर्स किया, जबरदस्ती करवाया, और तब जाके इंडियन फार्मर ने उसको अडॉप्ट किया। उसका फायदा भी हुआ आज, लेकिन नुकसान भी हुआ उस समय पे। तो कमर्शलाइजेशन मतलब बिजनेस पर्पस एग्रीकल्चर करना। Commercialization agriculture refers to shift from cultivation of self-consumption to cultivation for the market. अपने लिए wheat, राइस, बाजरा, ज्वारी ना उगा के मार्केट के लिए उगाना, जैसे इंडिगो। Following are some notable points in this context. Farmers were forced, जबरदस्ती किया, shift to commercial crop like indigo from the conventional subsistence crop like rice, wheat to indigo उगाओ, क्योंकि इंडिगो रिक्वायर्ड था उनको अपनी इंडस्ट्रीज में, ब्रिटेन के अंदर डाइंग के लिए, ब्लीचिंग के लिए, इसलिए उन्होंने बोला। तो फार्मर्स वर फोर्स टू एक्सेप्ट एडवांस पेमेंट। कुछ ब्रिटिश ने एडवांस पेमेंट कर दी इंडिगो की, लेकिन बाद में पेमेंट नहीं देते थे। अब शुरू शुरू में पेमेंट आ गई तो उनको लगेगा हाँ पेमेंट तो आती रहेगी। फार्मर लालच में आ गए, उन्होंने किया। इट एक्सपोज द सबसिस्टेंस फार्मर्स टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। अब कभी पैसे मिल रहे हैं मार्केट से, कभी नहीं मिल रहे हैं, कभी प्राइस क्या है इंडिगो, कभी क्या दे रहे हैं, तो नुकसान भी हुआ कुछ फार्मर्स को। While earlier they would grown grain for the family consumption, now they needed cash to buy it. मैंने बोला आपको, अब फूड ग्रेन्स की जगह उगा रहे हैं इंडिगो, तो खाना कहां से खरीदना पड़ेगा, उसके लिए पैसे उनके पास है नहीं। तो बट दे वुड सेल्डम हैव कैश owing to their mounting in, लोन में फंस गए थे। कॉन्सिक्वेंसेस परपेचुअल इनडेटनेस, लोन में फार्मर्स फंस गए, कई फार्मर ने सुसाइड भी किया। तो ये रीजन थे कमर्शलाइजेशन के, नुकसान भी हुआ, फायदा भी हुआ। ठीक है, तो पॉइंट था फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद एग्रीकल्चर के फीचर में नेक्स्ट फीचर है लो प्रोडक्टिविटी। क्या फीचर है? लो प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर जो था वो पुराने समय का था, पुराने तरीकों से होता था, मशीन्स, मैकेनाइजेशन कुछ था नहीं, टेक्नोलॉजी उनके पास कुछ थी नहीं, तो प्रोडक्टिविटी बहुत कम ही आती थी। वुडन प्लफ, काउ डंग, ये सब यूज करते थे। तो प्रोडक्शन रेफर्स टू टोटल आउटपुट, प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू आउटपुट पर हेक्टर। एक पीस ऑफ लैंड पे कितना क्रॉप आप कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी है। कह रहे दोनों प्रोडक्शन हो प्रोडक्टिविटी दोनों की दोनों लो थी, क्योंकि उस समय पर हमारे पास टेक्नोलॉजी होती नहीं थी, मशीन्स ये सब नहीं था, मॉडर्नाइजेशन नहीं थी एग्रीकल्चर में, इसलिए हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। नेक्स्ट फीचर है एग्रीकल्चर का हाई अनसर्टेनिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझने वाला पॉइंट है। उस समय पर इरिगेशन फैसिलिटीज यानी कि सिंचाई, पानी, ट्यूबवेल्स, मोटर सब नहीं होते थे। फार्मर्स डिपेंड होते थे रेनफॉल पे, अच्छी बारिश होगी तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, मॉनसून पे डिपेंड था। बारिश नहीं आई, एग्रीकल्चर खराब। तो एग्रीकल्चर वाज टोटली डिपेंड अपॉन रेनफॉल। गुड रेनफॉल, गुड क्रॉप, बैड रेनफॉल, बैड क्रॉप। तो एग्रीकल्चर शोड अ
high degree of uncertainty because it was excessively dependent upon rainfall, good rainfall, good output, poor rainfall, poor output. No efforts ever made under the British rule to develop permanent means of irrigation. ट्यूबल्स या फिर कैनाल्स या फिर वेल्स, इन सब पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। भाई देते भी क्यों, उनको क्या फायदा था इससे? अब जब फायदा जो था वही काम उन्होंने किए। वो रेलवे लेके अपने फायदे के लिए लेके आए, कम्युनिकेशन लेके अपने फायदे के लिए लेके आए, मॉनेटरी सिस्टम लेके अपने फायदे के लिए लेके आए। हमारे फायदे के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इस वजह से हम बोलेंगे एग्रीकल्चर हमारा बैकवर्ड रहेगा। एग्रीकल्चर कैसा था? कमर्शलाइज ज्यादा तो था नहीं, तो कैसा था? सबसिस्टेंस, सिर्फ खाने पीने के लिए मिल जाए अपने लिए वही बहुत है, फैमिली कंजम्पशन के लिए। तो पॉइंट है सबसिस्टेंस फार्मिंग। फार्मिंग वाज टेकन मोस्टली एज मींस ऑफ सबसिस्टेंस। Subsistence farming is a form of farming in which the crop are produced to provide basic needs of family. There is little surplus left for sale in market. मार्केट में बेचने के लिए, पैसे कमाने के लिए एग्रीकल्चर में कुछ बचता नहीं था, फैमिली में कंज्यूम होता था। Implied lack of commercial outlook, अकॉर्डिंगली हम बोलेंगे कैसा एग्रीकल्चर था? बैकवर्डनेस था, और पॉवर्टी होनी ही होनी है। तो ब्रीफली हम ये बोलना चाहेंगे इंडिपेंडेंस की पे एग्रीकल्चर था वो बैकवर्ड था और स्टेगनेंट भी था, लो ग्रोथ और बैकवर्ड दोनों तरह का था। ये थे आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के फीचर।